देखिए, इससे पहले एक नया बैच शुरू किया है एविडेंस का। अगर आपको करना हो, आप तो शायद भावना जोड़ी हो, सपना जी आप नहीं जोड़ी, तो आपको मैं आईडी भेज दूंगा 10 बजे से एविडेंस का। तो दोबारा से उसको ज्वाइन कर लें आप, है ना। रिवीजन होता रहेगा, आपके हो जाएगा। आज तो पहली क्लास ली थी मैंने, तो उसको दोबारा से आप ज्वाइन कर लें। ठीक, जरूरी है क्योंकि रिवीजन होता रहेगा आपका, है ना। तो अभी दोबारा से जो है बैच शुरू किया है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद आपका, जैसे ही आपका हो जाएगा तो फिर उसके बाद में माइनर एक्ट जो है शुरू करूंगा। ठीक, चैट ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्लास ले लेंगे, उसमें केवल लेक्चर हम करेंगे, लेक्चर ज्यादा उसमें। तो आज हम जो है आईपीसी का सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है, अध्याय 16, उसको शुरू करेंगे। पहले लिख लें भारतीय दंड संहिता। ठीक है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जो है शुरू करेंगे, इसका अध्याय 16। अध्याय 16 जो है आपका मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। मानव शरीर, ठीक है। मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं या मानव शरीर पर जो प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनसे संबंधित है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ठीक है। तो इससे संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण जो है ये अध्याय है। ये जो अध्याय है आपका 299 से शुरू होता है और आपका 377 तक जाता है। पहले तो ये याद रखें कहां से कहां तक जाता है। 299 से जो है आपका शुरू जो होता है वो 377 तक ये जो है अध्याय जाता है। 299 से शुरू होकर 377 तक जो है ये अध्याय जाता है। या कह सकते हैं सीधी सीधी इसमें लगभग 100 धाराएं, लगभग 100 धाराएं इस अधिनियम में हैं। लगभग 100 धाराएं, 100 धाराएं कैसे एबीसी करके अगर देखें तो लगभग 100 धाराएं इसमें हो जाती हैं। हालांकि 399 आपको याद रखना है, 399 से 299 से लेकर 377 तक जो है ये अधिनियम जो अध्याय जो है जाता है। इस अध्याय में जो है आपके मानव शरीर पर जो है प्रभाव डालने वाले या मानव शरीर की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले या मन को क्षति करने वाले जो है अपराधों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से अपराधों के बारे में बताया गया है? मानव जीवन, या कह लीजिए मानव जीवन से संबंधित जो अपराध है, मानव जीवन से संबंधित जो अपराध है। इसके अलावा मानव की स्वतंत्रता से संबंधित अपराध है। स्वतंत्रता मतलब आप कहोगे स्वतंत्रता कहाँ आ गई, स्वतंत्रता से भी संबंधित अपराध है। आप देखेंगे परिरोध अवरोध आता है कि नहीं आता, तो स्वतंत्रता से संबंधित अपराध। तो मानव शरीर पर की स्वतंत्रता से संबंधित भी अपराध है। मन को क्षति करने वाले भी अपराध है, मन को जो है क्षति पहुंचाने वाले भी जो है इसमें अपराध है। तो कुल मिलाकर जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, किसी भी रूप में प्रभाव डालते हो, मानव शरीर पर प्रभाव डालते हो, मानव की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हो या मानव के मन पर प्रभाव डालते हो, इस अधिनियम के तहत इस अध्याय के तहत आते हैं। और ये जो अध्याय है सबसे विस्तृत अध्याय है, संहिता का सबसे विस्तृत जो है ये अध्याय है। ये अध्याय आपका संहिता का जो है सबसे विस्तृत अध्याय, या कह लीजिए सबसे बड़ा जो है ये अध्याय है। अब देखिए सेक्शन जो है 299 के बारे में बात करें। सेक्शन जो है इसका 299 इंपॉर्टेंट है। धारा 299 जो है आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? आपराधिक मानव वध। ये याद रखना है आपको कि पहले तो सेक्शन ही याद रखना है कि भाई जो तो सेक्शन 299 है काय से संबंधित है। 299 जो है आपके आपराधिक मानव वध से संबंधित है। 299 में जो है क्या कह लीजिए कि 299 में जो है आपके आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है।
तो याद रखने लायक है, पूछा जाता है। सेक्शन 299 में जो है आपके आपराधिक मानव को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु कारित करने के आशय से, क्या करने के आशय से, मृत्यु कारित करने के आशय से, कैसे, आशय से, इसको बड़ा लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये है आशय बहुत जरूरी है, आशय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मृत्यु कारित करने के आशय से, आशय बड़ा लिखा है मतलब आशय की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें आशय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मृत्यु कारित करने के आशय से, तो इसमें याद रखें कि सबसे जरूरी पॉइंट है आशय। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा रही है तो उसका मृत्यु कारित करने का क्या होना चाहिए, आशय। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से, पहला क्या कहता है, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय, या फिर या मृत्यु कारित करने के आशय से, या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, क्षति करने के, ये भी इसमें आशय लिखा ही है तो यहां लिखा नहीं, के आशय से, क्षति करने के आशय से कारित होना संभव है। जिससे क्या होना संभव है, मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब क्या है इसका, संभाव्य मतलब है कि मृत्यु जिससे हो सकती है, या तो मृत्यु कारित करने के आशय से, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, मतलब ऐसी चोट पहुंचाने, सिंपल बात है कि ऐसी चोट पहुंचाने के आशय से, ऐसा नुकसान पहुंचाने के आशय से जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जरूरी नहीं कि होगी, लेकिन हाँ हो सकती है। आपने जो चोट कारित की है, किसी व्यक्ति को जो नुकसान कारित किया, वो इतना गंभीर है कि उससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। या यह ज्ञान रखते हुए, क्या रखते हुए, या क्या रखते हुए, ज्ञान रखते हुए, ज्ञान मतलब नॉलेज है आपको कि आप जो काम कर रहे हैं, पूरा लिख लेते हैं इसको, या ज्ञान रखते हुए कि संभव है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, ज्ञान रखते हुए कि उस व्यक्ति की क्या कारित कर दे, मृत्यु कारित कर दे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो मृत्यु कारित करने के ही आशय से किया गया हो वो कार्य, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वो कार्य इतना गंभीर हो कि इतनी संभावना हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि मृत्यु हो जाए, लेकिन हाँ संभावना है कि आपने इतनी गहरी चोट किसी के सिर पर इतना वार किया कि हो सकता है कि वो मर भी सकता था, आपने उसको घायल किया, चोट पहुंचाई, तो हो सकता है कि वो मृत्यु भी हो जाए उसकी, और हो सकता है कि साहब बच भी जाए। तो इतनी संभावना उसकी है मृत्यु कारित करने की। तो ये संभावना की बात कह रहे हैं। तीसरा कह रहा है उस व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित करने के ज्ञान से, या फिर ज्ञान मतलब नॉलेज हो आपको इस बात का, जो काम आप कर रहे हो आपको इस बात का नॉलेज हो कितना गंभीर है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो जो कोई ऐसे कार्य जो है करता है मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने से, यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। क्या माना जाता है कि इनमें से आशय रखते हुए, सीधा याद रखें, आशय, संभावना और ज्ञान, तीन शब्द याद रखें। क्या, आशय प्लस संभावना प्लस ज्ञान बराबर आपराधिक मानव वध। ये एक शॉर्ट फंडा हो गया आपका, मानव वध। ठीक है। तो ये एक सूत्र बन गया आपका कि आशय करने, मृत्यु, सब में मृत्यु जुड़ी है, तो मैंने सिंपल लिख दिया कि आशय, संभावना और ज्ञान, इन तीनों को मिलाकर के जब कोई व्यक्ति, या कह लीजिए तीनों को अलग अलग भी कही, या में मतलब अलग अलग भी, तो आशय, संभावना और ज्ञान के साथ जब कोई व्यक्ति, प्लस लगा लिया, हालांकि प्लस नहीं आएगा लेकिन ठीक है अपन को याद रखना है। ठीक है। तो आशय बराबर संभावना कर सकते हैं या ऑब्लिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र बनाना है अपन, याद रखना है, मतलब अपने आशय याद रखना है, संभावना याद रखना है और ज्ञान याद रखना है, इसीलिए प्लस में लिख दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं, वो तो मैथमेटिकली बात है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने ये तीन शब्द याद रखने हैं कि आशय, मृत्यु कारित करने का आशय,
या मृत्यु कारित करने की संभावना या मृत्यु कारित करने का ज्ञान अगर कोई व्यक्ति रखता है और उस अनुसार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित कर देता है तो ऐसा व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध करता है। क्या कर देता है? उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। आशय रखते हुए, ज्ञान रखते हुए, सद्भाव या क्या कहते हैं संभावना के साथ अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानव कारित करता ही है कहा जाता है। ठीक है, क्या करता है? आपराधिक मानव वध करता है। तो इसमें तीन इसके मुख्य तत्व हो गए। तीन तथ्य क्या हो गए? अभियुक्त द्वारा किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो, इसके तीन आवश्यक तत्व होते हैं। एक तो मृत्यु कारित करना, पहला है मृत्यु कारित की गई हो किसी व्यक्ति की मृत्यु। आपराधिक मानव वध के तीन महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं। पहला, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो। दूसरा, ऐसी मृत्यु कोई कृत्य या कारलोप द्वारा की गई हो, कोई कृत्य या कार्य से की गई हो। कृत्य या फिर जो है कार्य, मतलब जो कृत्य कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई कार्य कर रहा है वो कृत्य या कार्य से की गई हो। तीसरा, वह कृत्य मतलब जो काम वो उसने किया है वह कृत्य किस उद्देश्य से किया गया हो। पहला, मृत्यु कारित करने के जो आपने बताया, ये जो काम किया गया पहले तो मृत्यु कारित की गई हो किसी व्यक्ति की, ठीक है। दूसरा, कोई कृत्य या कार्य किया गया हो, और कार्य क्या किस आशय से किया गया? कार्य या तो आशय से किया गया हो या जो आशय जिस आशय से वो कार्य किया है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई हो। पहला क्या है? आशय से किया गया हो, इसी का कृत्य, जिस वो कृत्य के परिणाम, कृत्य के परिणाम स्वरूप क्या हुआ हो, कृत्य के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई हो, मृत्यु हो गई हो उस व्यक्ति की, या ऐसी आशय से किया गया हो जिस है तो संभाव्य है। ये तीनों आ जाएंगे इसमें, संभाव्य जो अपन ने लिखे हैं तीनों आ जाएंगे। उस संभावना हो या फिर उस व्यक्ति की जो मृत्यु कारित की गई उसको उस बात का ज्ञान हो, जो कार्य कर रहा है उन कार्य में या तो मृत्यु कारित हो की जा रही है उसका क्या हो, मृत्यु कारित हुई हो, संभावना हो, या फिर उसका जो है उस व्यक्ति को क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है, तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, आपराधिक मानव वध। देखिए क्या कहता है, वेरेक्ट कहता है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, यानी तीनों फैक्ट आ गए। मृत्यु, अरे यार, मृत्यु कारित करने के आशय से या जो है आपकी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से या उसकी संभावना या ज्ञान से, तो तीनों फैक्ट आ जाते हैं कि मृत्यु कारित करने के या उसकी संभावना से या उसके ज्ञान से अगर कोई व्यक्ति कारित करता है। इसमें परिभाषा में भी लिखा है, मृत्यु कारित करने से आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो, या इस ज्ञान को रखते हुए कि वह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर, तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसमें कई उदाहरण है, उदाहरण देखना बहुत जरूरी है, इसके इलस्ट्रेशंस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इसमें स्पष्टीकरण भी है, तीन स्पष्टीकरण भी है, स्पष्टीकरण बाद में देखेंगे। पहले जो है हम इसके उदाहरण जो है देख लेते हैं। पहला उदाहरण कहता है का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आदत से बिछाता आता है, ये उदाहरण ठीक है, कि तत्व मृत्यु कारित करे, या यह ध्यान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि तत्व द्वारा मृत्यु कारित हो, या यह विश्वास रखते हुए कि भूमि सुदृढ़ है यानी भूमि समतल है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है, कहा है आपराधिक मानव वध का अपराध। जो उदाहरण इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या कह रहा है कि मान लो मैं किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता हूँ और मैंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और गड्ढे पे है घास भूस लकड़ी वगैरह बिछा दी, ताकि जो है सामने वाला कोई व्यक्ति जिसकी मैं मृत्यु कारित करना चाहता हूँ या ध्यान रखता हूँ या आगे रखता हूँ, वो उस पर क्या करे, वो उस पर चले और उस व्यक्ति की क्या हो जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए। ऐसी संभावना देखिए, गड्ढे में गिरने से हो सकता है कि वो बच जाए, हो सकता है वो ना मरे, लेकिन क्या है मेरा आशय ये है या मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि गड्ढा इतना गहरा है, गड्ढे में पत्थर भी है, वो गिरे और हो सकता है उसको चोट लगे वो मर जाए, इतना ध्यान मुझे है। और अगर मान लो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें मृत्यु होना भी जरूरी तभी होगा। उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या किया उस व्यक्ति ने, कौन सा अपराध किया, उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया, हत्या नहीं की, क्या किया, आपराधिक मानव वध का अपराध किया। अब हत्या क्यों नहीं की, हत्या पढ़ेंगे तब दोनों को देखेंगे। तो आप इतना याद रखें
कि अगर इस तरीके से कोई लकड़ी वगैरह बिछाता है और ये जानता है कि उस व्यक्ति पे उस पे कोई अन्य व्यक्ति चलेगा और उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, तो माना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। दूसरा उदाहरण और देखिए इसका, सारे उदाहरण देखने इम्पोर्टेंट है। खा यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, और खा यह नहीं जानता या मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे यहाँ की मृत्यु कारित होने से देखिए। हाँ, तो हम दूसरा उदाहरण देख रहे थे। दूसरे उदाहरण में क्या है, 3 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं इसमें। एक व्यक्ति जो है, मान लो कोई व्यक्ति है वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, हम 2 लोग जो है मान देखिए मैं जानता हूं कि जो है झाड़ी के पीछे जो है एक व्यक्ति जो है क्या हुआ है, छिपा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो शिकार कर रहा है, मान लो मेरे हम लोग मान लो शिकार पे गए हैं और दो एक हम मैं जानता हूँ कि जो है झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। जो व्यक्ति शिकार कर रहा है मैं ये जानता हूँ, वो नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति जो शिकार कर रहा है, जिसके हाथ में हथियार है, वो नहीं जानता है कि जो है झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति जो है छिपा हुआ। मैं जानता हूँ कि सामने जो है झाड़ी पे छिपा है, तो और मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप पीछे झाड़ी पे जो है शेर छिपा है, गोली मारो। और वो व्यक्ति जो है जो जानता नहीं है वो उस पर गोली चलाता है और उससे उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति जो जानता नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे कौन व्यक्ति छिपा है, तो हो सकता है कि वो बच जाए, क्योंकि उसका तो कोई दोष नहीं, उसको तो पता नहीं था, ना कोई आशय था ना कोई ज्ञान था, है ना। तो वो व्यक्ति तो हो सकता है बच जाए, लेकिन जो व्यक्ति उस पर झाड़ियों पे गोली चलवा रहा है और ये जानते हुए चलवा रहा है कि जो झाड़ी के पीछे कोई अन्य व्यक्ति है, और अगर उस की गोली लगने से अगर अन्य व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित हो जाती है, तो माना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कौन सा अपराध किया, हत्या किया कि आपराधिक, उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। तो देखिए इसमें दिक्कतें कहाँ आती है, आपराधिक मानव वध में और हत्या में दिक्कत तब आती है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि कौन से अपराध हत्या होते हैं, कौन से आपराधिक मानव वध। इसीलिए आपको याद रखना है, एक तो ये उदाहरण पहला वाला, और दूसरा ये भी याद रखना, झाड़ी के पीछे तो हत्या नहीं होगी, वो कौन सा अपराध होगा, आपराधिक मानव वध का अपराध होगा। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण कहता है, का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चला लेने के आशय से उस पर गोली चलाता है। खा जो कि एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु वह यह नहीं जानता है कि खा यहाँ है। यहाँ यद्यपि विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित होना संभव है जानता हूं, मृत्यु कारित करने का नहीं। ये भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लीजिए कोई मुर्गा था, हमने मुर्गे को पकड़ने के लिए हमने गोली चलाई, मुर्गे पे मुर्गा का शिकार कर रहे हैं, मुर्गे को पकड़ रहे हैं, मुर्गे पे गोली चलाई और वो गोली जो है मुर्गे पे न लग के कोई अन्य व्यक्ति जो झाड़ी के पीछे था उस पर लग जाती है, वो व्यक्ति जो है मर जाता है। तो यहाँ हम आपराधिक मानव वध के दोषी नहीं होंगे, ना हत्या के जगह आपराधिक मानव वध के दोषी नहीं, तो हत्या की तो दूर की बात है, तो आपराधिक मानव वध के भी दोषी नहीं होंगे। क्यों नहीं दोषी होंगे, हो सकता है कि मुर्गा चुराना कोई अलग अपराध हो सकता है, चोरी का अपराध हो सकता है, और भी अपराध हो सकता है, वो अपराध से दोषी हो सकते हैं, लेकिन आपराधिक मानव वध के दोषी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ना तो इसमें आशय है, मतलब आशय ही नहीं, पता ही नहीं है हमें, दूसरी ना संभावना है, कोई संभाव्य हमें, ना ही कोई इसका ज्ञान है। भैया तीनों चीजें नहीं है, मतलब ये 3 फैक्टर देखना है आपको। ये जो 3 फैक्ट अपन ने देखा, आशय, संभावना और ज्ञान, ये तीनों नहीं है। जब तीनों चीजें है ही नहीं, तो वो अपराध जो है आपराधिक मानव वध नहीं होगा। आपको तो कोई भी जब उदाहरण आए तो ये 3 चीजें देखनी है कि क्या आशय था उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की, क्या उस व्यक्ति का उस व्यक्ति को मारने का आशय था, क्या संभावना थी मृत्यु होने की, या फिर उसको ज्ञान था।
और अगर ये तीनों तथ्य नहीं है तो मान लीजिए कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। ठीक है, तो ये उदाहरण भी आता है। तो इसमें उस व्यक्ति ने क्या किया, कोई अपराध जो है कारित नहीं किया, मतलब आपराधिक मानव वध का अपराध, कोई अपराध कारित नहीं किया ये तो नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि मुर्गा चुराने का तो एक वो अलग हो सकता है, वो हो सकता है चोरी का अपराध हो जाए, है ना, क्षति का हो जाए, रिष्टि का हो जाए, वो अलग चीज है ना, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, आपराधिक मानव वध या हत्या का तो अपराध उसने कारित नहीं किया, क्योंकि ये फैक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी उदाहरण याद रखना है। अब इसमें तीन जो है स्पष्टीकरण जो है दे रखे हैं, तीन जो है इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं। एक मिनट, अब देखिए, हाँ, स्पष्टीकरण के पहले एक चीज और देख लीजिए कि देखिए सदोष मानव वध जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, सदोष मानव वध जो होता है वो भी जो है आपका दो प्रकार का होता है। सदोष मानव वध भी जो है दो प्रकार का हो सकता है। सदोष मानव वध, पहला सदोष मानव वध, सदोष मानव वध भी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। सदोष मानव वध जो हम पढ़ रहे हैं 299, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला का सदोष मानव वध जो हत्या है, पहला सदोष मानव वध जो हत्या है, मतलब जिसको हत्या की कैटेगरी में माना जाता है, जो हत्या है। दूसरा सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है, दूसरा जो हत्या नहीं है। अब आप कहोगे भाई इनसे क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है, सजा का फर्क पड़ता है। अगर सदोष मानव वध हत्या होगा तो उसमें ज्यादा सजा होगी, अगर सदोष मानव वध जो हत्या नहीं होगा उसमें सजा की मात्रा जो है न्यायालय कम कर देगा, इसका इतना अंतर पड़ता है। तो सदोष मानव वध भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है, और एक दूसरा सदोष मानव वध जो हत्या नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि हत्या में सदोष मानव वध शामिल होता है, लेकिन सदोष मानव वध में हत्या शामिल नहीं होती। क्या कह सकते हैं आप कि हत्या में सदोष मानव वध शामिल होता है, हत्या में सदोष मानव वध क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, लेकिन सदोष मानव वध में, हर सदोष मानव वध में, लेकिन हर सदोष मानव वध में, हर लिख लेंगे, हर सदोष मानव वध में हत्या शामिल नहीं होती है, हत्या शामिल नहीं होती है। सदोष मानव वध में हत्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हर हत्या में सदोष मानव वध जरूर होगा। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि पहले सदोष मानव वध ही होगा, उसके बाद वही सदोष मानव वध हत्या में बदल जाएगा। और फिर वो कब बदलेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे भाई कि कैसी परिस्थितियां होती हैं, तो संभावना वगैरह देखी जाती है, उसकी गंभीरता देखी जाती है। अगर मामला गंभीर है, वो बचने की कोई संभावना नहीं, बिल्कुल नग्न संभावना है, तो वो सदोष मानव वध ना होकर फिर क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। तो ठीक है, सदोष मानव वध और हत्या, तो सदोष मानव वध भी दो प्रकार का हो सकता है, सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आता है, और दूसरा सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब सीधा है कि सदोष हत्या में जो है सदोष मानव वध शामिल होता है, लेकिन सदोष मानव वध में जो है हत्या शामिल नहीं होती। स्पष्टीकरण देख लीजिए, पहला स्पष्टीकरण, पहला स्पष्टीकरण कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंग सैथिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, वह मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, पहला स्पष्टीकरण कहता है कि कोई व्यक्ति कोई शारीरिक क्षति से ग्रस्त है, यानी कोई पीड़ित है, कोई रोगी है, तो आप जानते हैं कि वो रोगी या पीड़ित व्यक्ति है, और वो रोगी या पीड़ित व्यक्ति कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ कर क्या कर देता है, हत्या का क्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है, तो क्या माना जाएगा, क्या किया उसने, हत्या की कि मृत्यु कारित की, उसने क्या किया, मृत्यु कारित की, उसने क्या किया, मृत्यु कारित की। ये आपको मान के चलना है, क्या कारित की, उसने मृत्यु कारित की। क्यों, क्योंकि देखिए सामने वाला एक रोगी व्यक्ति है, वो इतना पीड़ित है कि आपके एक घूसे से भी मर जाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, जबकि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग सैथिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। क्या मान कारित करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की क्या कारित किया, मृत्यु कारित किया। अब स्पष्ट इसका एक अपवाद भी है,
आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। मैंने कहा ना आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं, कब हत्या नहीं माना जाएगा आपराधिक मानव वध को? इसका अपवाद एक कहता है, पहला अपवाद कहता है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं, आपराधिक मानव वध को हत्या नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? पहला, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन में आत्मनियंत्रण आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। क्या मतलब कह रहा है कि कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। मैं अब ये आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता और हत्या ये मिक्स हो रहे होंगे आपके। देखिए मैंने पहले ही कहा, देखिए ये एक ही अपराध है एक तरीके से देखा जाए तो हत्या अपराध सब दोनों में ही आदमी मर रहे हैं, उसमें भी आदमी मरता है और इसमें भी मरता है, तो अलग अलग क्यों बना दी? अलग अलग गंभीरता के हिसाब से बना दिया गया, सजा को घटाने बढ़ाने के हिसाब से जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ने आपको प्रकोपन दिया, आपको उत्तेजना दी और उस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप मान लो कोई ने हमें उत्तेजना दी और उस उत्तेजना में आकर हमने उस व्यक्ति की अगर क्या किया मृत्यु कारित कर दी, तो ये हत्या नहीं है। ये क्या है? ये आपराधिक मानववध ही है। इसको हत्या नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? इसको आपराधिक मानववध मानेंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमें उकसाया और हम उत्तेजना में आके उकसाहट के अनुसरण में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दें या उस व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो ये कौन सा अपराध होगा? ये आपराधिक मानववध का अपराध होगा। इसमें भी दो चीजें याद रखेंगे आगे, अब उकसाने के भी उदाहरण आते हैं। इसमें उदाहरण ये आता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को उकसाता है और उस उकसाहट के अनुसरण में वो दूसरा व्यक्ति उसके व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो ये तो आपराधिक मानववध है, सिंपल सा, हत्या तो है नहीं, आपराधिक मानववध है। अब इसी में उदाहरण आता है कि हम किसी व्यक्ति ने आपको जो है उकसाया और आपने जो है गोली चलाई, उसको ना लग के किसी अन्य व्यक्ति को लग गई। तो अब बात आती है कि जो अन्य व्यक्ति मरा उसमें जो है आपने कौन सा अपराध किया? उसमें हत्या की कि आपराधिक मानव? उसमें भी आपने आपराधिक मानव किया। अब इसमें भी ट्विस्ट आ जाता है कि भाई कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां उसमें हत्या की जगह आपराधिक मानव वध की जगह जो है क्या हो जाता है? आपराधिक मानव की जगह हत्या भी हो जाती। अब क्यों हत्या हो जाता है? देखिए ये मान लीजिए, मान लो ए व्यक्ति ने मुझे उकसाया और मैंने जो है जो बी व्यक्ति है जो नजर में नहीं है उस व्यक्ति की हत्या कारित कर दी, तो जो अपराध इसके प्रति बनता, अगर इसके प्रति जो मैंने अपराध किया है मान लो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, तो इसके प्रति भी जो अपराध होगा वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा। और मान लो इस व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध मैंने किया है अगर वो हत्या की कोटि में आता है तो बी व्यक्ति के खिलाफ जो अपराध है वो भी हत्या की कोटि में आएगा, भले ही वो मेरी नजर से बाहर हो। तो इसको समझने लायक है क्योंकि इसमें लोग गलत करते हैं। तो याद रखें कि भाई भले ही हम उत्तेजना में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति जो हमारी नजर में नहीं है वो मरा है, वो व्यक्ति उसी अपराध का दोषी होगा अगर हम उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करते जो हमारे सामने है। अगर उसकी वो व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित करते और हम आपराधिक मानव वध के दोषी होते तो सामने वाले व्यक्ति की जिस जो हमारी नजरों में नहीं है उसकी मृत्यु कारित की है तो अभी हम आपराधिक मानव वध के दोषी होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए हत्या के दोषी होते तो फिर हम हत्या के ही दोषी होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये कह रहा है कि ऊपर का जो परंतुक है वो निम्न अपवादों के अधीन है। पहला अपवाद कहता है यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में स्फीत न हो या स्वेच्छाएं प्रकोपित न हो। यह अपवाद ध्यान में रखना, प्रति हेतु के रूप में मतलब ये है कि प्रकोपन ऐसा ना हो कि आपके काम की वजह से ही आप खुद ही प्रकोपित हो जाओ। मतलब कैसा? मतलब ये है कि आपने कोई काम किया सामने, उदाहरण के लिए इसमें आता है उदाहरण कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति है आपने किसी व्यक्ति की कान ताने नाक ताने, उसने आपका हाथ पकड़ लिया। अब आप उसने स्वाभाविक सी बात है वो आपका हाथ पकड़ेगा। आपने किसी की नाक तानी, उसने कान ताने, उसने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको गुस्सा आ गई, उत्तेजना आ गई और आपने क्या किया? आपने उस व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित कर दी। तो फिर ये हत्या है। फिर ये कौन सा अपराध होगा? हत्या। इसको क्या मानेंगे? हत्या, क्योंकि प्रकोपन आपके कार्य के द्वारा आया है। जो व्यक्ति को आप मार रहे हैं वो कार्य की उत्तेजना जो आपको आ रही है वो बेवजह की उत्तेजना है। एक तो आप गलत काम कर रहे हो, सामने वाला आपको रोक रहा है और फिर आपको उत्तेजना आ रही है, तो वो आपराधिक मानव वध ना हो कि वो क्या होगा? फिर वो हत्या होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि यह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि का पालन करने में
लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई। अब ये कह रहा है कि भाई लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई लोक सेवक है जो विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, मान लो एक लोक सेवक है, मान लो एक जज साहब हैं, वो आपका फैसला सुना रहे हैं और कह रहे हैं, और कोई बात आती है उसमें वो कहते हैं कि भैया ये आदमी के साक्ष्य पे मुझे विश्वास नहीं है, तो बोले भ्रष्ट आदमी है। जज साहब ने आपको मतलब न्यायिक कार्य कर रहे हैं जज साहब, लोक सेवक जज साहब ही लोक सेवक होते हैं, या कोई अन्य लोक सेवक मान लीजिए वो कोई काम कर रहा है, उसने आपके ऊपर कोई टिप्पणी की, लोग जब वो काम कर रहा है और उस टिप्पणी से आपको बोले क्रोध आ गया और आपने उन जज साहब का ही मर्डर कर दिया, तो ये क्या है, ये भी हत्या है। क्योंकि इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए कि जो कोई लोक सेवक है जो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, उसके विधिपूर्ण कार्य से आपको क्या है, उत्तेजना आ जाती है और उस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप आप क्या करते हैं, उनकी मृत्यु कारित करते हैं, तो ये क्या है, ये भी हत्या है। ठीक है। तीसरा उदाहरण इसका जो है एक और है कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ये तीसरा है अपवाद, मतलब कि आपने जो है किसी व्यक्ति को पे कोई हमला किया, आपने जब किसी व्यक्ति पे हमला किया और उसने अपना बचाव किया, जैसे मैंने उदाहरण बताया था, नाक पकड़ी, आपने किसी का कान पकड़ा, मतलब आपने किसी का कान पकड़ा, उसने सेल्फ डिफेंस में आपका हाथ पकड़ लिया, अब आपको क्रोध आ गया और आपने उसकी हत्या कर दी, तो ये भी हत्या है। ये आपराधिक मानव वध ना होके ये क्या है, ये भी हत्या है। तो इसमें तीन जो है इसके अपवाद हैं जिसमें वो आपराधिक मानव वध ना होके क्या हो जाती, हत्या होती है। पहला तो आप जानते हैं कि प्रतिहेतु के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना, स्वयं में उत्तेजना नहीं होनी, अपने आप में गुस्सा हो गए दूसरे की हत्या कर दी ना, या कोई आपके काम, आपका खुद का कृति होती हो, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको उत्तेजना आ गई, अपने आप में उत्तेजित हो गए, तो वो हत्या है। दूसरा, लोक सेवक के विरुद्ध अगर वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, आपको उत्तेजना आ गई, आपने उससे उसकी हत्या करी, तो भी वो हत्या है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, आप किसी पे हंटर मार रहे हो और आपने हंटर मारे और उसने आपका हंटर पकड़ लिया, आपने किसी पे लठ मारे, उसने आपका लठ पकड़ लिया, आपको उत्तेजना आई, आपने उसका मर्डर कर दिया, तो ये क्या है, ये हत्या है। ये तीनों क्या है, हत्या है। ठीक है। अब स्पष्टीकरण देखिए इसका आगे का, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि से बचाए जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। यह प्रकोपन की बात कर रहा है। दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है कि प्रकोपन ये तथ्य का प्रश्न है। ये काय का प्रश्न है, तथ्य का। मतलब ये प्रकोपन इतना तेज या तीव्र था या नहीं, मतलब जो प्रकोपन मतलब उत्तेजना, जो आपको उत्तेजना आई, क्या वो इतनी तीव्र थी कि क्या आप उस परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो ये तथ्य का प्रश्न है। इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण जो है न्यायालय करेगा। मतलब जो आपको प्रकोपन आया था, आप उस प्रकोपन में, मतलब ये कि आप अपना आत्मनियंत्रण पूर्ण रूप से क्या कर चुके थे, खो चुके थे, तो इस बात का जो है निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा। कि अगर आपने प्रकोपन में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है और वो अपराध जो है आपका, जो प्रकोपन जो आपका था, क्या इतना था कि नहीं कि वो व्यक्ति की मृत्यु का, मतलब ऐसा, मतलब होश की बात है कि जो आपको उत्तेजना आई उससे आप कितने होश में थे। अगर आप होश में थे तो फिर हत्या भाई। अगर आप इतना बेहोश हो गए थे, मतलब इतना क्रोधित हो गए थे कि आपको अब कुछ नहीं दिखा और आपने तीव्रता से उसकी जो है वध कर दिया, तो फिर जो हो सकता है कि वो आपराधिक मानव वध में आ जाए। तो ये तो फिर जो ये जो इसका निराकरण करना है, इसका निराकरण जो है न्यायालय करेगा कि तीव्रता कितनी थी, तीव्रता कितनी थी, इसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा। यानी ये काय का प्रश्न है, तथ्य का। कैसा प्रश्न है, तथ्य का कि विधि का, तथ्य का प्रश्न है, तो इसका निर्धारण कौन करता है, न्यायालय। आपसे क्वेश्चन वगैरह करेगा, देखेगा और उस समय उस परिस्थितियों को देखने के बाद इसका निराकरण करेगा कि जो आपने आपको जो प्रकोपन आया था वो कितना तीव्र था। ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करता है, न्यायालय करता है। अब देखिए उदाहरण पहला एक और है, या द्वारा किए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में माँ का जो या का शिशु है का सासे वध कर देता है, यह हत्या है। अब देखिए ये उदाहरण से बहुत अच्छा उदाहरण है, ये भी आता है। ये कह रहा है कि मान लो मैं था या कोई और व्यक्ति था, को उसने किसी व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को क्या हुआ, मैं उस मुझसे जो है प्रकोपन आया और उसने मेरे बच्चे की क्या की, हत्या कर दी, तो ये क्या है, आपराधिक मानव वध है या हत्या है, ये हत्या है। मैंने किसी को प्रकोपन दिखाया, उसने मुझे ना मार के किसी मेरे बच्चे को मार दिया, तो क्या है ये हत्या है। क्यों हत्या है, हत्या इसीलिए है कि भाई जिसने प्रकोपन दिया था उससे भिन्न व्यक्ति को आप मार रहे हो, उस बच्चे ने तो आपको प्रकोपन दिया नहीं था, उस शिशु ने आपको प्रकोपन दिया नहीं था, प्रकोपन दूसरे व्यक्ति ने दिया था, आप हत्या किसी अन्य व्यक्ति की कर रहे हो, तो ये क्या है, आपराधिक मानव वध है या हत्या, ये हत्या है। ये क्या है, हत्या।
तो यही चीजें आपको समझना है और यही चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रकोपन शिशु ने नहीं दिया, प्रकोपन बच्चे ने नहीं दिया, और आप बच्चे की मतलब बदला लेने के लिए तो बोले तुमने, तुम्हारे पिताजी ने बोले हमें प्रकोपन दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो ये हत्या हो जाएगी जी, आपराधिक मानव वध नहीं होगा जी। तो याद रखें, अगर प्रकोपन जिसने दिलाया उसकी कर देता तो बात अलग थी, तो हो सकता था प्रकोपन आपराधिक मानव वध हो जाए, लेकिन जिसने प्रकोपन दिया ही नहीं है, आप दूसरे की हत्या कर देते हो, उसके घर के परिवार के, उसके बच्चे की, किसी की अन्य की हत्या कर देते हो, तो फिर ये क्या है, ये हत्या की श्रेणी में आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, का को या गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, का इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल चलाता है, जिससे ना तो उसका आशय या का जो समीप है किंतु दृष्टि से बाहर वध करने का है, और ना यह जानता है कि संभव है कि वह या का वध कर दे, का या पर वध करता है, यह हत्या नहीं की किंतु केवल आपराधिक मानव वध। जो अभी उदाहरण आया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रकोपन दिया और आप उस पर बंदूक चलाते हो, वो बंदूक जो है चूक कर किसी अन्य व्यक्ति में लग जाती है जो उसकी दृष्टि से बाहर है, मतलब उसे नहीं दिख रहा था, आप पे चलाना चाहता था, हो सकता है कि आप पे चलाया और आप इधर उधर हो गए, और वो पिस्तौल की गोली जो है निकल के किसी पीछे ऐसे व्यक्ति को लगी जो यहाँ से नहीं दिख रहा, क्योंकि बंदूक की गोली काफी दूर तक जाती है। अब वो व्यक्ति नहीं दिखा, तो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आपको प्रकोपन दिया था, आप गोली तो आप पे चलाई थी, उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु होकर हो जाती है, तो कौन सा अपराध है, ये आपराधिक मानव वध है, ये हत्या नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसको, इस उदाहरण को ध्यान समझना है। यहाँ तो ये कह रहा है कि भाई आपराधिक मानव, कुछ में हत्या हो जाती है, तो कुछ में हत्या इसलिए हो जाती है कि जैसा मैंने कहा ना, ए पे गोली चला रहा है, अगर मान लो ए पे लगती, ए ने प्रकोपन दिया है, ए ने क्या दिया है, प्रकोपन दिया है, और अगर वो गोली लगती ए को, तो क्या होता, आपराधिक मानव वध ही होता ना, हत्या तो नहीं होता, क्योंकि प्रकोपन ए ने दिया है और वो ए पे गोली चलाता है, और वो भूल से गोली वो है किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है। तो ये कह रहा है जो अपराध ए पे बनता है वही अपराध सी पे बनेगा, बस इतना याद रखें, जो अपराध ए पे बन रहा है वही अपराध सी पे बनेगा। तो ए पे अगर उसने गोली चलाई है और अगर गोली निकल जाती है, बच जाता है, तो वो जो अपराध है हत्या ना होगा, क्या होगा, आपराधिक मानव वध होगा। अगर मान लो प्रकोपन स्वेच्छा था, मान लो कोई व्यक्ति जो है स्वेच्छा प्रकोपित हो जाता है और ए पर गोली चलाता है, अब उसको उदाहरण को हम थोड़ा सा घुमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपित हो जाता है, स्वेच्छा प्रकोपित होकर वो जो है ए पर गोली चलाता है, और ए को गोली न लगकर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी दृष्टि से बाहर है उस पर लग जाती, मान लो सी को लग जाती है, तो यहाँ जो है जिसने गोली चलाई है व्यक्ति ने, वो किस अपराध का दोषी होगा, वो हत्या का दोषी होगा। फिर काय होगा हत्या का दोषी, क्यों होगा, क्योंकि जो है ए पे जिस अपराध का दोषी होता है, क्योंकि प्रकोपन स्वेच्छा था, जब प्रकोपन स्वेच्छा था तो अगर मान लो गोली ए को लगती तो काय का दोषी होता, वो हत्या का दोषी होता। अगर वो हत्या का दोषी होता तो जो व्यक्ति दृष्टि से बाहर है उसको अगर गोली लगती तो फिर वो हत्या ही होगी, ठीक है। तो जो अपराध इधर बन रहा है वही अपराध उस अन्य व्यक्ति के लिए भी बनेगा जो दृष्टि से बाहर है, ठीक है। इस तरीके का आप देखेंगे, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। यहाँ तो ये कह रहा है कि वह आपराधिक मानव है क्योंकि प्रकोपित है। अब देखिए अगला उदाहरण, या जो कि एक बेलिफ है का विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के कारण का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और या का वध कर देता है, ये क्या होगी आप बताएं। क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा नहीं दी गया तो जो लोक सेवक, तो ये भी हत्या है। उदाहरण के लिए आपको पकड़ने का मान लो वारंट निकला है, कोई व्यक्ति लोक सेवक है जो आपको पकड़ने आता है, आपको गिरफ्तार करता है और आपको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बोले भैया हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारा अपमान हो गया बोले, तो लोक सेवक तो ये देखिए विधिपूर्ण कार्य कर रहा है। जब लोक सेवक को आदेश दिया गया है, गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है और वो गिरफ्तारी कर रहा है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे में अगर लोक सेवक गिरफ्तारी कर रहा है, अपना विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और उस कार्य के परिणाम स्वरूप अगर आप उस लोक सेवक की क्या कर देते हैं, मृत्यु कारित कर देते हैं, तो ये क्या है, ये हत्या है। ये कौन सा अपराध है, हत्या है, क्योंकि लोक सेवक विधिपूर्ण कार्य कर रहा है। अब आगे देखिए, ये आ गया अगला उदाहरण। ये सारे उदाहरण पढ़ने हैं, इसका एक भी उदाहरण नहीं छोड़ सकते आप, सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है और सारे उदाहरण आपको ध्यान से पढ़ने हैं, है ना, सब आते हैं परीक्षा में, सारे के सारे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 80-90% पेपर यहीं से बनता है, ठीक। अब देखिए, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है, या यह कहता है कि वह का के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता, यह कि का ने शपथ भंग किया है, का ने इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और या का वध कर देता है, ये हत्या। ये वो जो जज वाला उदाहरण है वही कह रहा है कि भाई कोई जज साहब होते हैं, वो गवाही वगैरह चल रही होती है न्यायालय में, वो कहते हैं कि भैया ये आदमी जो है शपथ भंग किया है, मतलब जो शपथ में जो शर्तें थी जो भंग किया है, और बोले गवाही ठीक नहीं दे रहा है, बोले इस पे विश्वास नहीं कर सकते। और इस बात को सुन के क्या होता है,
व्यक्ति को क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो व्यक्ति क्या करता है, उस जज साहब की मृत्यु कारित कर देता है। तो ये आपराधिक मानव बध ना होके क्या है, हत्या है। क्योंकि जज साहब क्या कर रहे थे, जज साहब तो अपना काम कर रहे थे, विधिपूर्ण काम कर रहे थे, है ना। और ऐसे जब काम होते हैं तो ऐसे तर्क दिए ही जाते हैं कि भाई मैं तो विश्वास नहीं करता इस व्यक्ति के साक्ष्य पे, मुझे विश्वास नहीं है बिल्कुल, बोले कहीं पहले कहीं और कुछ और कह रहा था और आज कुछ और कह रहा है, बोले तो जज साहब ने यही कहा। तो जो चूंकि जज साहब विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे और उस व्यक्ति को अगर उत्तेजना आई, अगर किसी के विधिपूर्ण कार्य से आपको उत्तेजना आती है तो वो हत्या ही है, वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। अगला देखिए, ये नाक वाला जो अभी बताया कि भैया या की नाक खींचने का प्रयत्न क्या करता है, या अब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, ये वही उदाहरण है, सिंपल, पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई या आपने जो है किसी व्यक्ति की नाक खींची, उस व्यक्ति ने क्या किया, सेल्फ डिफेंस में आपका हाथ पकड़ लिया। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी की नाक खींचोगे, कान खींचोगे, वो आपका हाथ पकड़ेगा, डिफेंस में वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको इससे क्रोध आ जाता है। आपको क्रोध आ जाता है, कौन को, नाक खींचने वाले व्यक्ति को क्रोध आ गया कि भैया हमारा हाथ पकड़ते हो, और उस व्यक्ति की मृत्यु कार्य, तो ये क्या है, ये हत्या है। ये कौन सा अपराध है, हत्या है। ये हत्या क्यों है, क्योंकि भैया वो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, आप खुद ही उत्तेजना दे रहे हो, उसी को खुद ही नाक पकड़ रहे हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस में जो काम कर रहा है और उसके अनुसार में आपको क्रोध आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हत्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकोपन लिखा है ऐसी बात द्वारा किया गया तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई थी। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में कोई काम करता है तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसकी हत्या कर दोगे। तो ये कह रहा है ये क्या है, ये हत्या है। अब इसमें देखो, इसमें ये ध्यान रखना है कि हत्या कब होती है, आपराधिक मानव वध कब होता है। इसीलिए इन चीजों को ध्यान से समझने लायक है, इसमें भी गलती होती है, हत्या आपराधिक मानव वध में गलती हो जाती है, जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलती हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अच्छा तरीका ये है कि जब हत्या और आपराधिक मानव वध के जो अपराध होते हैं, सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि कोई भी अपराध जो है आपराधिक मानव वध है। कैसा है, आप आपराधिक मानव वध है, ये मान के चलें आप। जो अपराध है वो क्या है, वो आपराधिक मानव वध है, ये मान के चलें आप। इसको समझने का और सही करने का सबसे अच्छा तरीका आपराधिक मानव वध। सबसे पहले तो आप ये मान के चले कि जो भी उदाहरण दे रखा है उसमें जो भी अपराध दे रखा है वो आपराधिक मानव वध है। अब क्या देखना है आपको इसके बाद, अब आपको इसके बाद ये देखना है कि भैया जो हत्या हो रही है उसमें संभावना कितनी है, सामने वाले की बचने की कितनी संभावना है। वो जो ऊपर आपने दे रखे, जो उदाहरण दे रखे हैं, जो दो तीन चीजें वो भी देखना है। एक तो ये देखना है कि प्राइवेट डिफेंस में नहीं किया गया हो काम, ये भी देखना है। पहले तो आप मान लो कि वो जो आपका उदाहरण दे रखा है उसमें जो अपराध हत्या और आपराधिक मानव वध में से जब आपको चुनना हो तो सबसे पहले तो ये मान लो कि वो आपराधिक मानव वध है। फिर क्या देखेंगे आप, फिर आप ये देखेंगे कि कहीं वो प्राइवेट डिफेंस में तो नहीं किया गया, ये देखेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि कहीं वो उत्तेजना में तो नहीं किया गया, ये भी देखेंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे, ये तीन तथ्य थे ना, कि पहला कि जो आप हानि प्रति हेतु के रूप में तो नहीं था, ये भी देखेंगे आप। जो तीनों चीजें पहले आप ये देख लेंगे, है ना। अगर ये तीनों चीजें तो फिर वो हत्या हो जाएगा, है ना। ये तीनों चीजें देखेंगे, अगर आपको लगा ये तीनों चीजें नहीं है ना, फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप लास्ट में देखेंगे गंभीरता, गंभीरता देखेंगे आप। अगर ये तीनों चीजें भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे गंभीरता, चौथी चीज। पहले तो ये तीन चीजें मिला लेंगे आपके, ये तीनों चीजें तो नहीं है आपराधिक मानव वध में। अगर ये तीन चीजें हो तो आपराधिक मानव वध क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। तो आप ये तीन चीजें मिला लेंगे पहले कि भाई तीन चीजें तो नहीं है। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो फिर ठीक है, वो आपराधिक मानव। उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे कि क्या उसमें गंभीरता कितनी है अपराध में, क्या कोई बचने के चांस है। अगर 1-2% भी चांस है उसमें, अगर मान लो थोड़े बहुत भी चांस है, 10% भी चांस है, तो मान लो आपराधिक मानव वध है। अगर उसमें बचने के चांस बिल्कुल नहीं बचते, बिल्कुल नगण्य है, तो मान लो फिर वो हत्या है। तो इस तरीके से आप आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई उदाहरण आता है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। पहले तो मान लो आपराधिक मानव वध है, और फिर ये तीन तथ्य देख लो, अगर तीन तथ्य है तो हत्या हो जाएगा। फिर उसकी गंभीरता देख लो, अगर गंभीरता ज्यादा है तो क्या होगा, तो फिर वो हत्या हो जाएगा। और अगर गंभीरता थोड़ी कम है, मतलब गंभीर तो होते हैं, वो भी गंभीर होते हैं, लेकिन वहां थोड़ी बहुत संभावना रहती है बचने की। अगर थोड़ी बहुत संभावना है, जैसे कि उदाहरण अपन ने पहले ही पढ़ा था कि एक घास बिछा देता है और उस पर कोई व्यक्ति चलता है, तो उसमें संभावना होती है कि एक व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरता है तो हो सकता है वो बच जाए, और हो सकता है मर भी जाए। अब एक व्यक्ति पे अगर आप बंदूक चलाते हो, एक गोली चलाते हो, रिवॉल्वर से वार करते हो, तो क्या है उसकी संभावना, हो सकता बच जाए गोली, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर गोली लगी
तो उसकी हत्या ही हत्या होनी है कि होनी है, तो फिर वहां हत्या हो जाती है, क्योंकि वहां संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है कि किसी को गोली लगे और वो बच जाए। तो जैसे ही गोली लगी और वो मर गया, मरना तो दोनों में ही जरूरी है, तो जैसे ही गोली लगी और वो मरा तो वो हत्या हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें संभावना बचती नहीं है कि किसी को गोली मारो आप सिर में और वो बच जाए। वो गोली भी कहाँ लगी ये भी डिपेंड होता है। तो ये उदाहरण है। तो इस लगा हुआ एक मोटा तरीका है कि उससे काफी हद तक जो है आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए एक और है उदाहरण, खा पर या आघात करता, आघात मतलब हमला करता है, खा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, का जो निकट ही खड़ा है खा के क्रोध का लाभ उठाने, ये भी जो उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट है, लाभ उठाने और उसे या का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है, खा उस छुरी से या का वध कर देता है। यहाँ खा चाहे केवल आपराधिक मानव वध का दोषी हो, किंतु का हत्या का है। क्या कह रहा है, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है, ये कह रहा है कि मान लो दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई, अब मेरी किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, मैंने देखा कि ये दोनों, एक व्यक्ति ने दूसरे को उकसाया और वो आपस में लड़ बैठे। ए ने जो है बी को उकसाया और बी ने जो है क्या किया, ए पे हमला कर दिया। ए ने उकसाया और बी ने हमला कर दिया। अब यहाँ मैं खड़ा था, मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मेरी दुश्मनी ए से है, मैंने क्या किया, बी को जो है छुरी दे दी, चाकू दे दिया, छुरी है ना, गलत हो गया, चाकू लिख दीजिए, चाकू दे दिया मैंने इसको, है ना, एक चाकू मैंने इसको दे दिया, एक चाकू मैंने इसको दे दिया, ताकि जो है, अब चूंकि ये तो उत्तेजना में है, बी को ये ने उत्तेजना दिलाई है, बी उत्तेजना में, मैंने चाकू दिया और जो उत्तेजना के परिणाम स्वरूप जो है बी ने क्या किया, ए को जो है चाकू मार दिया। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि बी तो आपराधिक मानव वध का दोषी हो, काय का दोषी हो, आपराधिक मानव वध का। देखिए आपराधिक मानव वध, बी आपराधिक मानव वध का दोषी है, ठीक है, बी आपराधिक मानव वध का दोषी है, लेकिन एक सी काय का दोषी, सी हत्या का दोषी है, सी काय का दोषी होगा, हत्या का। याद रखना है ये उदाहरण। अब आप देखो इसमें, देखिए बी क्यों आपराधिक मानव वध का दोषी और सी क्यों हत्या का दोषी, ठीक है, उसमें वही फैक्ट देखने पड़ेंगे। पहला अपन मान लिया कि भाई आपराधिक मानव वध है, अपन ने माना, तो देखिए एक बी का ना तो आशय था उसको मारने का, बी का कोई आशय था क्या इसको मारने का कि मैं इसकी हत्या करूं, कोई आशय तो नहीं, लड़ाई हुई है, अब उत्तेजना आ गई है, मारपीट चल रही है, ऐसा तो कोई आशय नहीं है उसका कि हत्या करने का, क्या इसका आशय है, बी का नहीं है, ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई, ठीक है ना, यानी कि उसने हत्या नहीं की। दूसरा क्या, उसे ज्ञान है, ज्ञान इसीलिए नहीं है, आप कहोगे कि नहीं ज्ञान है, ज्ञान कहां से, ज्ञान इसलिए नहीं कि उत्तेजना में है वो, जब उत्तेजना में उसके हाथ में तो कोई छुरी बुरी थी नहीं, ऐसा कोई ज्ञान व्यान था नहीं, वो तो किसी ने छुप दिया, उसने बिल्कुल उत्तेजना में उसको मार दिया, तो ठीक है, ज्ञान वगैरह भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जो अपन ने उदाहरण देखे, कि जो एक तो स्वेच्छा प्रकोपित नहीं है, ये जो बी है ये स्वेच्छा प्रकोपित नहीं है, स्वेच्छा द्वारा जो है प्रकोपित नहीं है, ऐसा नहीं कि अपने आप में प्रकोपित, ए ने प्रकोपित किया, वो अपने आप में प्रकोपित नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा, दूसरा क्या था, दूसरा अपन ने देखा था प्रति हेतु के रूप में, मतलब कोई बदले के रूप में नहीं है, प्रति हेतु के रूप में नहीं, कोई बदला लेने की भावना से उसने नहीं किया प्रयास, वो तो लड़ाई, इसने उत्तेजना दिलाई तो वो लड़ गया, तो ये बात भी फैक्ट भी नहीं है इसके में। और तीसरा फैक्ट क्या था कि ये लोक सेवक वाली बात तो यहाँ आएगी नहीं, तो ये दो फैक्ट अपन देखेंगे, तो ये दो फैक्ट इसमें आ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए जो है ये कौन सा अपराध हो रहा है, ये आपराधिक मानव वध का दोषी हो रहा है। लेकिन सी हत्या का दोषी क्यों हो रहा है, सी हत्या का दोषी इसीलिए हो रहा है, भले ही सी ने झगड़े में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सी दोषी हो रहा है। सी में क्या आ रहा है, सी में ये आ रहा है प्रति हेतु आ रहा है, प्रति हेतु मतलब बदला के लेने, मतलब खुद नहीं ले रहा है लेकिन दूसरे से करा रहा है, वहीं खड़े चक्कू दे दिया, तो ये हत्या के दोषी हो जाएंगे सी, क्यों, क्योंकि यहाँ बदला है, ये पूरे प्राणी इनको पता है, इनको ज्ञान भी है कि भैया जो चाकू मैं दे रहा हूं उस चाकू से ये उत्तेजना में आएगा और ये उसको मारेगा और उससे उसका वध हो जाएगा, तो इनका एक तो प्रति हेतु भी है, दूसरा ये जानते भी हैं, ज्ञान भी है, सभी पूरे फैक्ट जो है आपके सी के में मिल रहे हैं, इसीलिए सी हत्या का दोषी हो जाएगा, और जो मार रहा है क्योंकि वो उत्तेजना में है तो वो आपराधिक मानव वध का दोषी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे अपवाद दो, दूसरा अपवाद कहता है, काफी बड़ी धारा है ये, है ना, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इसको समझना भी इससे जरूरी है। अपवाद दो कहता है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावना पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना
और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन में जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के लिए किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला सकता हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो सेल्फ डिफेंस में हम काम करते हैं और सेल्फ डिफेंस में हम उत्तेजनावश, या मान लो जो जितना हमें, आप जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए, लेकिन अब आवश्यकता का पैमाना तो कोई निश्चित है नहीं। मान लो हमें थोड़ा सा इतना पैमाना, मान लो इधर तक हमको सेल्फ डिफेंस करना था, हम उस सीमा से यहाँ बढ़ गए, तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से थोड़ा आगे भी बढ़ जाता है और वो ज्यादा सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर देता, हालांकि पूर्व चिंतन वगैरह नहीं है, ऐसा कोई योजना वगैरह नहीं थी, लेकिन जितना करना था उससे अगर आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको हत्या नहीं माना जाएगा। मतलब हमें चोर को मार, हमको क्या करना था, हम कोई, मान लो कोई हमारी संपत्ति पे करता है, हमको केवल उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं मान लो, और हमने मान लो ज्यादा मार दिया, वो मर गया, तो फिर यहाँ हम हत्या के दोषी ना होके काय के दोषी हो जाएंगे? आपराधिक मानव वध के दोषी हो जाएंगे। अगर सेल्फ डिफेंस में मान लो हमें इतना ही पावर है कि साहब हम किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं, उसको मारपीट की, और मारपीट से अगर हम आगे निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर ये हत्या ना होकर क्या होगा? आपराधिक मानव वध ही होगा। ठीक है, ये चाबुक का उदाहरण दे रखा है इसमें। काय चाबुक से मारता है इस प्रकार नहीं कि घोरोपति कारित हो जाए। काय एक पिस्तौल निकाल लेता है, ये निकालता है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो है चाबुक से मारता है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो पिस्तौल निकाल लेता है अपने सेल्फ डिफेंस में। आप किसी को चाबुक से मारे, उसने पिस्तौल अब उसने पिस्तौल निकाल ली और वो फिर भी वो जो है चाबुक से मारता रहता है सामने वाला व्यक्ति। तो इसमें लगा चाबुक से मारे जाने किसी साधन द्वारा नहीं बच सकता, उसको लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, और वो क्या करता है, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, उस जो चाबुक से मारा था उस पर पिस्तौल चला देता है, तो जो जिसने पिस्तौल चलाई है वो हत्या का दोषी ना होकर काय का दोषी होगा? आपराधिक मानव वध का दोषी। हालांकि अब आप कहोगे आपराधिक मानव हत्या का दोषी इसीलिए नहीं है कि उसने सेल्फ डिफेंस भले ही आगे बढ़ गया। देखिए कोई व्यक्ति चाबुक से मार रहा है तो चाबुक से कोई व्यक्ति की जान तो जाती नहीं है, चोट जरूर आती है। अब इतना जरूरी है कि आप उसकी चाबुक पकड़ लो, हालांकि ये जो व्यक्ति है जो पिस्तौल मार रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस से आगे बढ़ गया है, तो जो अपने सेल्फ डिफेंस से आगे भले ही बढ़ गया और उसने उस व्यक्ति की हत्या भी कारित कर दी, लेकिन चूंकि इसका जो स्पष्ट अपवाद जो है दो कहता है कि उसको हत्या का दोषी ना मान के काय का दोषी माना जाएगा, उसको जो है आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण भी है इंपॉर्टेंट है। अपवाद 3 देख लीजिए। अपवाद 3 कहता है आपराधिक मानव हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो अन्य लोक सेवक की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा शक्ति दी गई है आगे बढ़ जाए और कोई कार्य करके जिससे विधिपूर्ण, और ये भी सेम उस जैसा ही है नातिन। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक है, वो अपने लोक सेवक या कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश के अनुसरण में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और कोई व्यक्ति उस आदेश के, जो लोक सेवक है या कोई अन्य व्यक्ति जो लोक सेवक का आदेश मान रहा है, वो उस आदेश के आगे बढ़कर अगर कोई कार्य कर देता है तो वो भी हत्या की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, ऐसा अपराध भी जो है हत्या की श्रेणी में नहीं आता, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में ही आएगा। मान लो लोक सेवक था, किसी व्यक्ति को पकड़ने गया, वो है ना, पकड़ने गया, उसने जोर जबरदस्ती की, उसने गोली मार दी, तो वो लोक सेवक भले ही अपनी शक्ति से आगे बढ़ गया, उसको किसी भी तरीके से गिरफ्तार करने की शक्ति हो, तो वहां लोक सेवक जो है हत्या का दोषी ना होकर काय का दोषी होगा? आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। ठीक है, अपवाद 4 देखिए। कुल मिला के शक्ति से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वहां हत्या ना का दोषी ना होकर काय का दोषी हो जाता है? आपराधिक मानव वध का। चौथा देखिए, आपराधिक मानव हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता से अचानक हुई लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना क्रूरता या अपरायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। ये कह रहा है, झगड़ों की बात कह रहा है कि अगर कोई तीव्र झगड़ा हो जाता है, आपस में एकदम से झगड़ा हो गया और लोग लड़ बैठे, तो कह रहा है ऐसे में जो हत्याएं वगैरह हो जाती वो हत्या की श्रेणी में ना आगे काय में आएगा? फिर आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। मतलब कोई योजना वगैरह नहीं थी, आपस में लड़ बैठे एक दूसरे को, मान लो कोई ज्यादा प्रहार कर दिया होगा, कोई मर गया, तो वहां हत्या ना होगी, फिर क्या होगा? आपराधिक मानव वध होगा, क्योंकि पूर्व चिंतन नहीं था, कोई योजना नहीं थी, है ना, कोई आशय नहीं था, इसीलिए तो वो हत्या ना होगी, क्या हो जाएगा? आपराधिक मानव वध हो जाएगा। स्पष्टीकरण के रहता है ऐसी दशाओं में यह तथ्यहीन नहीं कि कौन प्रकोपन देता है या पहला हमला। ये देखिए अचानक जो झगड़ा होता है इसमें ये तथ्यहीन बात होती है कि कौन ने प्रकोपन दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, किसने दिया, ये तथ्यहीन है। इसमें ये नहीं देखा जाता, या ये भी नहीं देखा जाता कि भैया किसने हमला पहले किया। अगर अचानक से झगड़ा हुआ, उनमें ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। लास्ट देखिए अपवाद 5। अपवाद 5 कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु सहन करने या मृत्यु का जोखिम उठाए। ये इंपॉर्टेंट है उधर।
मान लो मैं 18 साल का व्यक्ति हूँ, मतलब 18 से ऊपर का व्यक्ति हूँ, और मैं किसी व्यक्ति से अपनी जो है मृत्यु कारित करने की अगर मान लो मैं खुद सहमति दे देता हूँ, 18 साल का हूँ, हत्या के मामले में सहमति देने की आयु कितनी है? 18। याद रखें आप, हत्या के मामले में अगर सहमति देने की आयु की, वैसे हत्या हो कोई सहमति नहीं देता, कोई मान लो ऐसा काम है जिसमें हत्या हो सकती है, उसमें मैंने सहमति दी और कोई व्यक्ति जो है अगर मेरी मृत्यु कारित कर दी, मान लो मैंने खुद ने उससे कह दी कि हाँ ठीक है भैया ले आओ जहर पिला दो, मैं पीने को तैयार हूँ, वहां ने ला के मुझे जहर दे दिया और मैंने पी लिया, मैं मर गया, तो ये कह रहा है कि भैया वो व्यक्ति जिसने लहर जाके जहर ला के दिया वो व्यक्ति काय का दोषी है? क्या हत्या का, वो व्यक्ति हत्या का दोषी ना होकर काय का दोषी होगा? आपराधिक मान। अब वो अपने अपराध से नहीं बच रहा, ऐसा नहीं कि सहमति हो जाती तो बिल्कुल अब सहमति मैंने दे दी तो बोले उसने कोई अपराध अपराध तो किया, क्योंकि हत्या के लिए किसी की आप हत्या नहीं कर सकते। हाँ, अंतर इतना है कि क्वालिटी जो है घट जाती है, वो हत्या की श्रेणी में ना आके कायमे की श्रेणी में आ जाएगा, आपराधिक मानव वध की, क्योंकि यहाँ मैंने सहमति दी है। तो सहमति दाता अगर 18 वर्ष से अधिक है तो फिर वो हत्या ना होकर कौन से अपराध में बदल जाएगा? आपराधिक मानव वध में। एक उदाहरण दे रखा है इसमें, या जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसाकर का स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है, यहाँ कम उम्र के कारण मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ है, इसलिए कहा ने हत्या का दुष्प्रेरण किया। ये कह रहा है एक कम व्यक्ति का, मतलब 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति था, वो हत्या के लिए उसको दुष्प्रेरित करता है कि भैया मर जाओ, तुम्हारे तुम तो जिंदगी क्या दुनिया में बोझ हो। और वो नाबालिग व्यक्ति यानी 18 साल से कम आयु का व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेता है तो वो व्यक्ति काय का दोषी होगा? वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, ना कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम है। अगर मान लो उसकी उम्र जो है 18 से अधिक होती तो वो व्यक्ति काय का दोषी होता? वो व्यक्ति जो है हत्या का दोषी। जो 18 से कम है तो हत्या का दोषी, और अगर 18 से अधिक होती तो वो व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। इसमें एक केस भी है, दशरथ पासवान का मामला। एक केस और देख लीजिए, बस लास्ट है ये। एक केस देख लीजिए, दशरथ पासवान का मामला है। इसमें क्या था, पति पत्नी थे दो, पति पत्नी थे दोनों, और पति जो है बेचारा इंटर की परीक्षा दे दे के बेचारा त्रस्त हो गया था, दे दिए 4-5 साल बाद, 4-5 बार बेचारा फेल हो जाता था हर बार, तो बेचारा दुखी हो गया। दुखी होने के बाद बोला कि पत्नी से कि भैया मैं तो अब नहीं जी सकता, बोले कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा मेरा, बोले मैं तो जहर खाने वाला हूँ, अब मरना चाहता हूँ। पत्नी बोलती है कि भैया मर जाओगे तो हमारा क्या होगा, एक काम करो पहले तुम हमें जहर खिला लो, उसके बाद मतलब मरना है तो हमें भी जहर खिला दो। वो वो अब चूंकि मरने का उसने योजना बना ली थी तो क्या करता है वो अपनी पत्नी को जहर खिला, पत्नी चूंकि 18 से ऊपर की थी, वो क्या करता है, वो पत्नी को जहर खिला देता, पत्नी मर जाती है। अब खुद जहर खाने वाला था, इतने में उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ गया मतलब खुद जहर नहीं खा पाया, या मान लो उसकी हिम्मत टूट गई, खुद नहीं खा पाया, है ना, एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कुल मिला के पकड़ लिया जाता है। जब वो पकड़ लिया जाता है, वो खुद को जहर नहीं खा पाता है, तो अब बात आती है कि उसको काय का दोषी माना गया, उसे हत्या का क्या आपराधिक मान, उसे आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि जो पत्नी की एज थी वो क्या थी, 18 से अधिक थी। चूंकि पत्नी ने खुद सहमति दी थी कि साहब हमें मार डालो पहले, हम भी मरना चाहते हैं, है ना, इसलिए उसे हत्या का दोषी ना मान के काय का दोषी माना गया, आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया। ठीक है, बाकी का जो है कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ना दोबारा घर पे, ठीक है, बहुत जरूरी चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारी के सारी आईपीसीसी पे टिकी, ठीक है, इसको इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए।